अब तक आपने सुना कि महफूज जो एक शीशनाक था, 100 साल गुजरने पर इंसानी जौन में आ गया था, वो नवाबजादी नुसरत को पसंद करने लगा था। जबकि महफूज को काबू करने के लिए कई सपेरे और तंत्र मंत्र करने वाले साधु उसके ताक़ुब में थे। नवाबजादी लखनऊ के दरगाह पर पहुंची। उसके साथ नौकरानी खाला और कोचवान था। वो लोग दरगाह से निकले। उन्हें अमीनाबाद जाना था कि कोचवान का रास्ता यकायक खुद बदल गया और वो लोग एक वीराने में जा पहुंचे। अब आगे की कहानी सुने। आँख से फारिग होते ही अंधेरा गहरा हो चुका था। दरगाह के फानूस रोशन कर दिए गए थे। पता नहीं क्यों मुझे ये उजाला आंखों में छिपता हुआ महसूस हो रहा था। दिल पर घबराहट सी तारी हो रही थी। खाला जी अब चलो भी, मैंने जिद की। बस अब चलती हूँ कहकर सौलत खाला जाने नमाज लपेट कर खड़ी हो गई। अब हमें अमीनाबाद जाना था, इसलिए मज्जन मियाँ ने रास्ता बदल लिया था। वो कच्चे रास्ते से शॉर्टकट निकलना चाहते थे। उन्होंने महाराज मोहल्ले की तरफ रुख मोड़ लिया था। बग्घी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन अभी तक हम सड़क पर नहीं आए थे। मेरे हिसाब से काफी वक्त गुजर चुका था। जब काफी देर हो गई तो सौलत खाला से खामोश नहीं रहा गया और वो बोल पड़ी, ऐ मियाँ, तुम किस रास्ते पे चल रहे हो? रास्ता तो कट कर ही ना देता। मज्जन मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद भी हैरान थी कि ये कौन सा रास्ता है जो ख़त्म होकर नहीं देता। अब तक तो हमें गोल दरवाजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जबकि अभी हम धर्मशाला भी नहीं पहुंच पाए थे। मैंने बग्घी का पर्दा हटाकर बाहर झांका। हर तरफ अंधेरा था। कोई ऐसी निशानी भी नजर ना आई जिसे देखकर अंदाजा होता कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। यकाएक घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, फिर एक झटके से रुक गए, जैसे मोटर कार रुकती है। इस तरह यकायक बग्घी के रुकने से जबरदस्त झटका लगा और मैं उलटते उलटते बची। तू आखिर चाहता क्या है? चल घर, आज मैं मियाँ जी से तेरी शिकायत जरूर लगाऊंगी। सौलत खाला चीखी। खुदा के लिए सौलत भी, खामोश हो जाओ। खुद मेरा जहन नहीं काम कर रहा। आखिर मैंने ये क्या किया है? किस रास्ते पर आ गया हूँ? जरा सोचने दो। मज्जन मियाँ की झुंझलाई हुई आवाज सुनाई। सौलत भी कुछ और बोलती कि मैंने उनका हाथ दबा दिया। उन्हें खामोश रखने के लिए मैंने उनके मुंह पर हथेली रख दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर तेज झक्कड़ चल रहे हैं। तेज हवाओं का शोर कान फाड़े दे रहा था, मगर हैरत की बात ये थी कि बग्घी के पर्दे साकित थे। मैंने झांक कर देखा, बाहर पेड़ों पर लगे पत्ते भी साकिन थे। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिसे तूफान कहा जा सकता। मेरी तरह सौलत भी खामोश, हैरान, परेशान थी। उन्होंने दबी दबी सी खौफजदा आवाज में कहा, ए मज्जन, ये क्या हो रहा है? चुप्पी बैठी रहो, खुद मैं भी हैरान हूं कि माजरा क्या है। मज्जन मियाँ की तेज आवाज सुनाई दी। हवाओं का शोर अब भी सुनाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे यकायक घने काले बादल घिर आए हों और हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा तो पहले भी था, लेकिन अब बहुत ही गहरा अंधेरा छा गया था।
बिजली कड़कने और बादल गरजने की समाहत आवाज़ें दहलाने लगी थी। मैं ही नहीं, सौलत खाला भी परेशान हो उठी थी। ए मज्जन, ये अंधेरा क्यों छा गया है? आवाज़ें कैसी हैं? सौलत खाला ने पूछा। मेरी बारात निकल रही है, इसी खुशी में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अफीम क्या ज्यादा निगल गई जो दिख नहीं रहा कि बादल घिराए हैं, बारिश होने वाली है? हेलो, मैंने तो सिर्फ पूछा है और तुम बात का बतंगड़ बनाए दे रहे हो। मैं कहती हूँ ये कौन सा मौसम है? अभी तो न बैसाख है न सावन भादों, फिर ऐसी जबरदस्त घटा। चैत के महीने में भी ऐसी घटा, ऐसी बादे-बारां, ऐसी बर्फपाशी नहीं देखी। लगता है कयामत आने वाली है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, कयामत तो तुम्हारे ही पीछे लगी है। अल्लाह की मर्जी, जब जैसा मौसम चाहे तारी कर दे। रहा मेरे चलने का सवाल, तो मैं घोड़े को भगाए जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता कट के ही नहीं देता। लगता है दरमियानी फासला रबड़ की तरह खिल गया हो, और अब तो घोड़े भी खड़े हो गए हैं। अभी दोनों की तकरार जारी थी कि एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। सड़क के दोनों अतराफ की इमारतें यकायक गायब हो गईं। बड़े बड़े घने पेड़, घना अंधेरा, साई साई करती हवा में अजीब माहौल था। लखनऊ के अतराफ में एक भी ऐसा जंगल नहीं था। जंगली इलाके तो यहाँ से काफी दूर थे, बहराइच से आगे जंगल थे, यह नेपाल की तराई में। फिर ये हम कहाँ पहुँच गए? मैं अभी यही सोच रही थी कि शोलत भी की आवाज आई। ऐ है मरण सीट पर बैठे मुर्दार, तुझ पर कड़कती बिजली गिरे, हजरत अब्बास का लब टूटे, ये तू हमें कहाँ ले आया? चुप भी करो, मेरा जी खुद फिर गया है। मुझे क्या मालूम ये कौन सी जगह है? मज्जन मियाँ ने डांटा। ए लो, ये कैसा मासूम है? अरे तूने अंधेरे में रास्ता बदल लिया। पार की करबला का ये अखबी हिस्सा है। मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूँ, मुझे क्या मालूम कि पार की करबला के पीछे का इलाका कैसा है। मैं कहता हूँ मेरा जीना जलाओ, वरना मैं गला दबा दूंगा। मज्जन मियाँ गुस्से में गरजी। हाँ, ये तू किस लहजे में बात कर रहा है? जबान गुड्डी से खींच लूंगी। अपनी औकात में रह, घर चल, फिर तुझे बताती हूँ। मियाँ जी से कहकर वो मिजाज पुशी कराऊंगी कि तेरी आने वाली औलादें भी याद रखेंगी। मामला बिगड़ रहा था। मैंने मदाखलत करना जरूरी समझा और शोलत खाला को ठंडा करने के लिए कहा, खुदा के लिए चुप हो जाएं। पार की करबला मैं खुद भी आई हूँ। ये वो इलाका नहीं है, ऐसा घना जंगल वहाँ कहाँ? वहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ हैं या फिर आम के पेड़। फिर ये तोडरमल के पुल का हिस्सा है। शौलत खाला ने ये फिर एक नया नाम बताया। नहीं शौलत भी, मज्जन मियाँ ने नरम लहजे में कहा, मैं 1-2 बार नहीं, कम से कम 50 बार मोहान गया हूँ। राजा टोडरमल के पुल वाला इलाका भी झाड़ियों वाला इलाका है। ये तो कोई और ही इलाका है। फिर ऐसा कर कि नीचे उतर कर अतराफ का जायजा ले। आसपास कोई आबादी जरूर होगी, किसी से पूछ ले कि ये कौन सा इलाका है। शौलत खाला ने मशवरा दिया। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, मगर दूर व नजदीक आबादी का कोई नामो निशान नहीं। मज्जन मियाँ की आवाज में फिक्र और तरद्दुद का अंतर कुछ ज्यादा ही था। इलाका सुनसान है, ये सुनकर मैं बग्घी से नीचे उतर आई। मैं जो बचपन से डरपोक थी, मगर महफूज के आ जाने से
अपने अंदर एक वाज़ह तब्दीली महसूस करने लगी थी। यही वजह थी कि मैं ऐसे माहौल में भी निडर बनी हुई थी। कोई ज़रा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर में खड़ी हूँ। तभी मेरी नज़र दूर एक ह्योले पर पड़ी और मैं खुशी से बोल उठी, उधर देखो, वो किसी झोंपड़ी का ह्योला है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आप यहीं ठहरें, मैं पता करके आता हूँ, मज्जन मियाँ ने कहा। नहीं, हम भी साथ चलेंगे, शौलत खाला ने कहा। ये जंगल है, नखास का चिड़िया बाजार नहीं, कहीं से भी कोई दरिंदा आ सकता है। वो तो ठीक है, चलिए हम साथ चलते हैं, कहकर मैं भी उतर आई। ए लो, इस मुर्दार को हमारी तो कोई परवाह ही नहीं। मुझों से, मैं तेरी तरह फुर्तीली नहीं हूँ, कुछ देर रुक ले। शौलत खाला मज्जन मियाँ की तेज रफ्तारी पर झिल्ला कर बोली। शुक्रिया शौलत भी, मैं आपके खातिर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मज्जन मियाँ ने रफ्तार मज़ीद तेज कर दी। शौलत खाला बक्की झक्की उसके पीछे चल पड़ी। हम सब आगे पीछे उस झोपड़ी तक पहुँचे। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर भी मलगजा अंधेरा था। मज्जन मियाँ ने माचिस जलाकर रोशनी की। दरवाजे पर ही हमें एक लैंप रखा नजर आ गया। उन दिनों शोरफा अपने घरों में रोशनी के लिए फानूस, शमादान वगैरह इस्तेमाल करते थे और गरीब गुरबा लालटेन या चिराग। अंग्रेज अपने साथ चिराग की एक नई शक्ल लेकर आए थे जिसे लैंप कहा जाता था। वैसा ही लैंप इस झोपड़ी में नजर आया था। सजावट में भी अंग्रेजियत की झलक थी। शायद वो झोपड़ी में किसी अंग्रेज या किसी सरकारी अफसर की हो। मज्जन मियाँ ने लैंप उठाकर हिलाया, फिर बोले, इसमें तो तेल भी है। उन्होंने माचिस जलाकर लैंप रोशन किया। यरकान ज़्यादा रोशनी झोपड़ी में फैल गई। इस जर्द रोशनी में हमने झोपड़ी का जायजा लिया। वो अंदर से काफ़ी कशादा थी। एक जानिब किताबें वगैरह सजी हुई थी। एक कोने में चूल्हा भी बना हुआ था। उस दौर में घर के अंदर चूल्हे भी कम कम बनाए जाते थे क्योंकि धुएं की निकासी का इंतज़ाम हर घर में ना था। लेकिन उस झोपड़ी में चूल्हे के ठीक ऊपर टीन की चिमनी लगी हुई थी जिससे बासानी धुआं बाहर निकल सकता था। चूल्हे के नज़दीक मिट्टी की हांडी भी रखी हुई थी। मैंने उन हांडियों का जायज़ा लिया। 2 बड़ी बड़ी हांडियों में आटा और चावल था, जबकि छोटी हांडियों में दाल, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह भी थे। एक तरफ बड़ी सी सुराही और कूजा भी था। मज्जन मियाँ ने मटके से मिट्टी के कूजे में पानी भरा और चखने के बाद बोले, पानी भी ताज़ा है, लगता है यहाँ कोई रहता है। यहीं बैठकर इंतज़ार करते हैं, मकीन लौटेगा तो उससे पूछ लेंगे। हम सब एक कोने में बिछी बेद से बनी चटाई पर बैठ गए। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैं उकता कर बोली, मुझे तो भूख लगी है, क्यों ना खिचड़ी पका लूँ। कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात आइंदा वीडियो में मुलाहिज़ा करें कि वो झोपड़ी किन इसरार से भरी हुई थी। वहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर नुज़हत भी घबरा गई थी। शौलत खाला तो देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर गई थी।